देखिए, कल रेंज स्पैन बायस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हमको हिस्टेरिसिस डिस्कस करना था। अब ये हिस्टेरिसिस कॉन्सेप्ट होता है, ये खाली आपका ये आपके इसमें मेजरमेंट में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप जब भी कभी मशीन पढ़ेंगे, मशीन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिस्टेरिसिस। वहां पे आपका हिस्टेरिसिस लॉस भी होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना आपको जरूरी होता है। अब देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि हिस्टेरिसिस, अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के टर्म्स में बात करें, मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें, तो वो क्या है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, मेजरमेंट के टर्म्स में बात कर लेंगे। देखो, जैसे तुम लोगों को ये बात तो पता होगी, कोई भी जो मैग्नेट होता है, जब भी कोई भी मटेरियल, मैग्नेट छोड़ दीजिए, कोई भी मटेरियल की बात हम कह देते हैं, कोई भी मटेरियल होता है जो मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, जो मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कोई भी आपका मेटल हो गया, जो मैग्नेटाइज होगा। तो क्यों मैग्नेटाइज होता है? बिकॉज उसमें डाइपोल्स होते हैं। वो डाइपोल्स क्या होते हैं? जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, तो डाइपोल्स आपके एक निश्चित दिशा में जम जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं एक निश्चित डायरेक्शन में। ऐसा होने पर उसके एक साइड पे हमारा एन पोल बन जाता है और दूसरे साइड पे हमारा एस पोल बन जाता है, डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। वो डाइपोल्स आपके अरेंज होते हैं। अब क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे हुई? या तो वो नेचुरल मैग्नेट के कारण डेवलप हो सकती है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण डेवलप हो सकती है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी गई और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। इतना बेसिक तो तुम लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के इफेक्ट क्रिएट करती है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि किसी भी कॉइल में, किसी भी अगर हम वायर में करंट फ्लो कराते हैं, तो उसका एक अपना मैग्नेटिज्म बनता है। अब अगर वो करंट हमारा एसी नेचर का हुआ, तो एसी नेचर क्या होता है? एसी नेचर हमारा वेरिएबल होता है, मतलब कंटिन्यूसली क्या कहते हैं, सप्लाई का साइकिल चेंज होता रहता है। उसको कैसे बताएंगे? जैसे ये आपकी एसी सप्लाई है, अगर एसी सप्लाई का ग्राफ जैसे तुम लोगों को रेक्टिफायर मैंने बना के बताया था कि उसमें एक पॉजिटिव साइकिल होता है और एक आपका नेगेटिव साइकिल होता है, अर्थात कि पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल का जस्ट अपोजिट होता है। तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसका हर हाफ साइकिल में डायरेक्शन चेंज होता रहता है। और अगर ऐसी फील्ड किसी मेटल, किसी मटेरियल के अक्रॉस अप्लाइड की जाए, तो क्या होगा कि हर हाफ साइकिल में उसके डायपोल्स जो होते हैं, वो अरेंज्ड और डीअरेंज्ड होते हैं। पहले वो अरेंज होते हैं, मतलब पहले वो एक निश्चित डायरेक्शन, मान लीजिए एन टू एस डायरेक्शन में अरेंज हुए, फिर उसका नेगेटिव हाफ साइकिल में वो आपके एस टू एन अरेंज होते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि इनके जो अरेंजमेंट में वो लगती है, हमको जो अरेंजमेंट में पावर लगती है, उसको हम लॉस के रूप में गिनते हैं। हम ये नहीं चाहते कि क्या कहते हैं, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में हमारा किसी भी प्रकार का कोई लॉस हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने मैग्नेटाइज किया, इनफ फ्लक्स जनरेट नहीं हो पाया, जो जितना हमने करंट दिया था उससे थोड़ा सा कम फ्लक्स जनरेट हुआ है, तो ये जो पावर चली जाती है, ये चली जाती है उनके डायरेक्शन को चेंज करने में हर बार डाइपोल के। और इस चीज को हम बोला करते थे हिस्टेरिसिस लॉस। मतलब कि जो प्रोसेसेस हो रही हैं, उन प्रोसेसेस के एक निश्चित डायरेक्शन से अगले डायरेक्शन में चेंज होना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होने में जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी क्या कहते हैं लॉस होंगे, जो प्रक्रिया होगी उसे हम हिस्टेरिसिस कहते हैं। और इसके कारण होने वाले लॉस को हम हिस्टेरिसिस लॉस कहा करते थे। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर हम इसको मेजरमेंट के टर्म्स में देखें, तो कैसे देखेंगे? इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि अब मान लीजिए आपने कोई मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उस इंस्ट्रूमेंट में आपने इनपुट वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे करंट नाप रहे हैं हम लोग, और हमने क्या किया है कि हम 0 से 10 एम्पियर तक का हर हर करंट, एक एम्पियर हर 0.5, सॉरी 0.5 ना कह लीजिए, हाँ 0.5 एम्पियर में हम हर जगह करंट को नोट कर रहे हैं कि इसमें क्या कहते हैं, इतना एंगल घुमाने पे हमारा 1 आया,
इतना एंगल घुमाने पे हमारा 2 आया, इतना एंगल घुमाने पे, मतलब हम स्विच की बात कर रहे हैं, स्विच को हम रोटेट कर रहे हैं, जिससे हमारा करंट निकल रहा है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं कि इतना स्विच को घुमाया तो 1 एम्पियर, इतना घुमाया तो 2 एम्पियर, इतना घुमाया तो 3 एम्पियर, और उसी स्विच में हम मार्क करते जा रहे हैं, ये 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, ये 5 एम्पियर है। ठीक है, तो उस अगर हम इंक्रीज वर्क करने वाले कर्व को बनाए, तो ये इंक्रीज करने वाला कर्व ये है तुम्हारा वैल्यू को इंक्रीज करने वाला। पर क्या होता है कि अब तुम अगर एक, चलो तुमने यहाँ से 0 से 10 तक बढ़ाते टाइम तो तुमने कर दिया, पर कभी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट में ये होता है आपके कि यार तुम अगर 10 से घटाना स्टार्ट करोगे, अब तुमने 10 तो बना दिया, अब मान लो बोल दिया कि 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 10 एम्पियर यहाँ पे पहुंच जाता है, तुमने 10 बना दिया, यहाँ पे तुम 10 पे पहुंच गए। अब तुम क्या करते हो, तुम उतने ही एंगल कम करना स्टार्ट करते हो, जितना तुम 9 से 10 के लिए गए थे उतना ही तुमने 10 से 9 के लिए उल्टा घुमाना स्टार्ट किया। तो तुम वहां पर देखोगे कि जो पाथ आते टाइम फॉलो हुआ था वो वापस जाते टाइम फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब कि जितने एंगल पे हमारा 9 से 10 पे गया था, उल्टा घुमाने पर हमारा वो 10 से 9 नहीं पहुंच पाया, या फिर 10 से 9 वो पहले पहुंच गया। दो कंडीशन हो सकती है, 10 से 9 तक नहीं पहुंच पाया, या फिर 10 से 9 तक वो क्या कहते हैं पहले ही पहुंच गया 10 से 9 तक। तो ये होता है आपका हिस्टेरिसिस कर्व। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि यदि यदि इनपुट, यदि इंस्ट्रूमेंट में इनपुट को धीरे धीरे निगेटिव वैल्यू से बढ़ाया जाए, धीरे धीरे निगेटिव वैल्यू से बढ़ाया जाए, तो वह एक निश्चित पाथ फॉलो करती है, जिसे फिगर वन फिगर में कर्व 1 के द्वारा दिखाया गया है। वहीं अगर कर्व को धीरे धीरे कम किया जाए, या फिर इनपुट वैल्यू को धीरे धीरे कम किया जाए, तो आउटपुट सेम कर्व को फॉलो नहीं करता है, जो कि सेम कर्व को फॉलो नहीं करता है, जबकि सर्टन वैल्यू से, जो हमारा कर्व 1 वैल्यू है उससे हल्का सा लैग करता है। लैग होने का मतलब है पीछे चलना, मतलब कि उसे जहां 1 सेकंड में पहुंच जाना चाहिए था, वहां वो 1.2 सेकंड में पहुंचा है। और यहाँ पर ये दिखाया गया किसके द्वारा, कर्व 2 के द्वारा दिखाया गया है। तो ये जो दोनों कर्व के बीच का डिफरेंस होता है, इसे हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। ठीक है, यहाँ पर कर्व डिफरेंस की बात करें तो ये वाला हिस्सा कहलाता है मैक्सिमम इनपुट हिस्टेरिसिस, और ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा मैक्सिमम आउटपुट हिस्टेरिसिस। तो ये दो चीजें हैं हमारी, ये आउटपुट के केस में, मतलब ये इनपुट से जब हम गए इनपुट की तरफ, ये हमारा आउटपुट से जब नीचे की तरफ गए, तो ये हमारा आउटपुट हिस्टेरिसिस हो गया। बस इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए कि हिस्टेरिसिस आपका क्या होता है। अब इसके बाद आपकी जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आपकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर खत्म हो गई हैं। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कहलाता है आपका एरर। एरर कहलाता है, तो एरर को हम बाद में देखेंगे। एरर में दो तीन चीजें हैं आपकी, उनको भी हम आगे बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं डेड स्पेस और डेड जोन। डेड स्पेस और डेड जोन क्या है? अब देखिए, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में हम इनपुट को इंक्रीज करते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि एक निश्चित वैल्यू तक इनपुट को बढ़ाने पर भी आउटपुट चेंज नहीं होता है। फिर से बोलता हूं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट के समय इनपुट को जब इंक्रीज किया जाता है, तो एक निश्चित वैल्यू तक इनपुट को बढ़ाने पर भी आउटपुट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तब इस सर्टन वैल्यू को
जिसमें हमारी आउटपुट चेंज नहीं हुआ है, उस स्पेस या रेंज को, उतनी रेंज को या उस स्पेस को इनपुट के हम डेड स्पेस या डेड जोन कहते हैं। डेड स्पेस या डेड जोन कहते हैं। अब ये जो है आपके, इसको अपन ने हिस्टैरिसीस में दिखाया है, इसको दिखा देते हैं। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये आपका डेड स्पेस या डेड जोन कहलाता है। ठीक है, डेड स्पेस या डेड जोन कहलाता है। तो इतने एरिया पे अगर आप इतनी वैल्यू अगर आप इनपुट की चेंज करते हैं तो आपको जो है आउटपुट पे चेंज नहीं दिखता है। जैसा मैंने कल एक एग्जांपल बताया था आपको कि जब आप वेट मेजरमेंट करते हैं तो अगर आप मान लीजिए शुगर के 10 क्यूब्स हैं, उनमें से 1 से लेकर 9 क्यूब तक किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है, तो 1 से 9 क्यूब के जो हिस्से होंगे वो कहलाएंगे आपके डेड स्पेस। मतलब कि जो आपकी डिवाइस है वो रजिस्टर नहीं कर पाती किसी भी प्रकार का इनपुट आया है। वो एक निश्चित नंबर ऑफ इनपुट्स या नंबर ऑफ इनपुट स्पैन में वो डिटेक्ट कर पाएगी कि हमें किसी भी प्रकार का इनपुट दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट को प्रोवाइड करना है। तो ये आपका हो गया डेड स्पेस या डेड जोन। इसके अगर इसका भी आता है मान लीजिए तो इसके साथ भी हम हिस्टैरिसीस कर्व का ही डायग्राम बनाएंगे और वहां पे आप डेड स्पेस और डेड जोन दिखाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका स्पैन ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी। अब क्या होता है कि अगर हम आइडियल कंडीशन माने, ठीक है, आइडियल कंडीशन माने कि हमारे सारी डिवाइसेस सारी कंडीशन आइडियल हैं, तो हमारी जो आउटपुट और इनपुट के बीच में, इसको ऐसे लिखेंगे, अगर सभी कंडीशंस को, अगर सभी फिजिकल कंडीशंस और इंस्ट्रूमेंट को आइडियल माना जाए, तब आउटपुट और इनपुट के बीच का जो लीनियर कर्व बनता है उसे हम इंस्ट्रूमेंट की नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। पर प्रैक्टिकली आउटपुट और इनपुट के बीच का कर्व इस कर्व से हल्का सा अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और इस शिफ्ट को हम स्पैन ड्रिफ्ट या सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट कहते हैं। इस शिफ्ट को हम स्पैन ड्रिफ्ट या सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट कहते हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स विद स्पैन ड्रिफ्ट कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स विद स्पैन ड्रिफ्ट कहा जाता है। फिर से बोलता हूं कि अगर हम सारी फिजिकल कंडीशंस और इंस्ट्रूमेंट को आइडियल माने तो जो कर्व आउटपुट और इनपुट के बीच बनता है उसे हम उस इंस्ट्रूमेंट की नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। परंतु प्रैक्टिकली आउटपुट और इनपुट के बीच का कर्व, आउटपुट और इनपुट के बीच का कर्व नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स से अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसे इस शिफ्ट को हम स्पैन ड्रिफ्ट या सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट के द्वारा दर्शाते हैं। सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट के द्वारा दर्शाते हैं इसे हम, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्पैन ड्रिफ्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स विद स्पैन ड्रिफ्ट या सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट कहा जाता है। बच्चों जबरदस्ती में एडिट मत करिए, यहाँ पे आपके नाम के आगे जलता है, क्यों रिमूव कर दूंगा आपको अभी यहाँ से। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी अपन ने वो कौन सी पढ़ी थी? स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब के उनमें समय के साथ किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, वो आपको समय के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू कंटिन्यूसली प्रोवाइड करती रहेंगी। अब देखिए, परंतु
परंतु हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स बने होते हैं, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स बने होते हैं, उनमें कई प्रकार के एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट अगर आप लोगों ने सर्किट्स वगैरह पढ़ा होगा या बीम वगैरह में थोड़ा पढ़ा होगा, BEE में पढ़ा होगा, तो वहां पर बताया गया होगा कि जो जो एनर्जी कुछ आपके जो होते हैं, कुछ एक्टिव डिवाइस एक्टिव एलिमेंट होते हैं, कुछ आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिव और पैसिव एलिमेंट अगर अब मैं चलो तुम लोगों से पूछता हूँ कि एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, इनको एक बार डिफाइन करके बताओ। डायनेमिक के पहले तुम लोगों को ये समझना जरूरी है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी सर्किट में अगर मैं स्टैटिक स्टेट की बात करता हूँ या मैं ट्रांजिएंट स्टेट की बात करता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें स्टडी स्टेट, अगर मैं स्टडी स्टेट की बात करूं तो जैसे जो तुम्हारे घरों में फैन घूम रहा है, जब तुम्हारे फैन घूम रहा है तो उसको देखोगे कि ऐसे 3 नंबर 4 नंबर जिससे भी फैन चलाते हो उस पर एक वो निश्चित स्पीड पर रोटेट कर रहा है। वो जो निश्चित स्पीड पर रोटेट कर रहा है वो बोलेंगे हम ये जो फैन है अपनी स्टडी स्टेट पे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर ये तो स्टडी स्टेट है पर ट्रांजिएंट स्टेट क्या है। अब ट्रांजिएंट स्टेट क्या है आपकी कि जब आप फैन को ऑन करते हैं, जब आप फैन को ऑन करते हैं तो आपका फैन क्या करता है, उसी स्पीड पे तो नहीं रोटेट करने लगता जिस स्पीड पर भी रोटेट कर रहा है, वो धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट करता है ना। वो धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट करता है तो वो जो आपका उसमें जो फैन है आपका उसमें धीरे धीरे इनपुट बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसमें इनपुट चेंज होना स्टार्ट हुआ है और उसी से आपका धीरे धीरे उसका आउटपुट भी चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि अगर हम बात करें कि इनपुट धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ हमारा आउटपुट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो वो अपनी स्टेडी स्टेट पे नहीं जा पाया है, मतलब एक फिक्स स्पीड पे नहीं जा पाया है, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। तो यहाँ पर जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के ट्रांजिएंट स्टेट से हमको रिलेट करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर जब इंस्ट्रूमेंट में इनपुट को अचानक से वेरी किया जाता है, जब इंस्ट्रूमेंट पे इनपुट को अचानक से वेरी किया जाता है या अप्लाई किया जाता है, तब तब इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, तब इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन स्टैटिक और कांस्टेंट इनपुट से, स्टैटिक मतलब जब हमारा कांस्टेंट इनपुट कांस्टेंट था, जब हमारा सॉरी इनपुट हमारा जब कांस्टेंट था तो उसके तुलना में हमारा जो रिलेशन होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब कि यहाँ पर वो रिलेशन नहीं होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में जो हमारा कांस्टेंट इनपुट और आउट इनपुट अप्लाई करने पर आया था। अब जैसे जैसे क्या होता है इसमें, जैसे जैसे इनपुट को वेरी किया जाता है वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी वेरी होता है। तब सिस्टम को इस प्रकार की कंडीशन में, तब सिस्टम को इस प्रकार की कंडीशन में जो उसका बिहेवियर होता है उसे हम डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम कहते हैं, डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम कहते हैं। अब देखना इसका एग्जांपल तुम लोगों को सर्किट में ही मिलेगा। जब तुम आरएलसी सर्किट या आरएल सर्किट या आरसी सर्किट में एसी सप्लाई जब दोगे तो एक अलग बिहेवियर होगा और वहीं जब तुम डीसी सप्लाई दोगे तो एक अलग बिहेवियर होगा। ठीक है, क्योंकि एसी सप्लाई क्या होती है, समय के साथ धीमे धीमे चेंज होती है, जो कि हमारे इनपुट को एक मतलब के एक समय देता है, समय देता है रिस्पॉन्स करने का। पर जब वहीं पे इनपुट को अचानक से, अच्छा मैंने यहाँ पे धीमे धीमे बोल दिया है क्या, यहाँ पे सॉरी एक काम कर लेना, जो मैंने धीमे धीमे बोला यहाँ पे करना, जब इनपुट को अचानक से इंस्टेंट टू इंस्टेंट मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति, मतलब स्टेट ऐसा मान लीजिए कि एकदम एक बार टी इक्वल टू
0 पे हमारा 0 था और t इक्वल टू 0 प्लस पे हमारा 5 हो गया। तो मतलब जब इनपुट को एक इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट तक बढ़ाया जाता है, जब इनपुट को एक इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट तक बढ़ाया जाता है तो आउटपुट भी एक इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट तक बढ़ता है। तब इस ऐसी कंडीशन में सिस्टम के बिहेवियर को हम सिस्टम का डायनेमिक रिस्पॉन्स कहते हैं। वो मैंने धीमे धीमे फ्लो में बोला, धीमे धीमे नहीं होगा, वहाँ पे इंस्टेंट टू इंस्टेंट होगा। अच्छा, ये सब चीजें होती क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, अभी तक तुम लोगों ने रेजिस्टेंस को पढ़ लिया होगा, रेजिस्टेंस का रिस्पॉन्स तो पढ़ लिया होगा। रेजिस्टेंस के रिस्पॉन्स में तुमने देखा होगा कि अगर मैं 5 वोल्ट देता हूं तो उसी के अकॉर्डिंगली मेरा करंट आ जाता है। रुको यार, अटेंडेंस उसी के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स आ जाया करता था। पर अभी आगे जब तुम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ोगे तो वो देखोगे कि वो अपने अपने सर्किट में से अचानक से हुए चेंज का विरोध करते हैं। तो वही सब है कि ये सिस्टम जो होते हैं, ये जो सिस्टम होते हैं आपके, इस सिस्टम में जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, इन इंस्ट्रूमेंट में आपकी कैपेसिटेंस, क्योंकि इन सिस्टम में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, एक से ज्यादा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लाइक इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, मास, इनर्शिया। मास मतलब उसका खुद का भार, वेट टॉर्क रेशियो भी आगे हम पढ़ेंगे। इनर्शिया मतलब के, इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? और हिंदी मुझे नहीं मालूम इनर्शिया की, इतना फिजिक्स में तुम लोग इनर्शिया पढ़ा होगा। फ्रिक्शन और थर्मल कैपेसिटेंस, ये सब होते हैं आपके सिस्टम में। इसलिए क्या कहते हैं, ये सिस्टम के जो हमारे इंस्टेंट टू इंस्टेंट, मतलब जो हमारा सिस्टम इंस्टेंटली चेंज होता है, उसका एक अलग प्रकार का रिस्पॉन्ड होता है। ठीक है, इन रीजनों के कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट में डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, और इन्हीं तरह के एलिमेंट्स के कारण हम किसी भी सिस्टम में इंस्टेंट चेंज करना वो करते हैं। ये चीज यही लिखी है कि इस प्रकार के एलिमेंट के कारण किसी भी मेजरिंग सिस्टम में हम इंस्टेंट इनपुट चेंज करना इग्नोर, मतलब सॉरी प्रिवेंट नहीं कहते हैं हम उनको, वो करते हैं, इग्नोर करते हैं। इंस्टेंट इनपुट चेंज करना हम इग्नोर करते हैं, उससे हम बचते हैं, नहीं करना चाहते हम। अगर इंस्टेंट चेंज करेंगे तो हमारे मेजरमेंट में जरूर उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो भी आगे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, तो हम सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि वहां पे फ्लक्स डेंसिटी, इंडक्टेंस इसका काफी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का काफी वहां पर महत्वपूर्ण पार्ट है। अब देखें, अब जब मेजरिंग सिस्टम ट्रांजिएंट स्टेट से जब मेजरिंग सिस्टम में हम कोई भी इनपुट देते हैं तो स्टडी स्टेट पोजीशन पे जाने के पहले, स्टडी स्टेट पोजीशन मतलब वो एक निश्चित पॉइंट से, हम पॉइंटर की बात कर रहे हैं, तो पॉइंटर एक निश्चित जगह पे सेटल होने के पहले एक ट्रांजिएंट स्टेट के थ्रू होता हुआ जाता है। इसलिए इसलिए डायनेमिक इसलिए सिस्टम का डायनेमिक और ट्रांजिएंट बिहेवियर एक स्टडी का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मतलब कि यहाँ पर हमें उसके क्या कहते हैं, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना जरूरी है। 2-3 हमारे टर्म्स होंगे, वो टर्म्स हमें पता होने चाहिए। और डायनेमिक बिहेवियर जो होता है वो किसके द्वारा दर्शाया जाएगा आपका? वो दर्शाया जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू, मतलब dy dt के फॉर्म में। अभी क्या कहते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एम आई होगा ना, एम आई और EM, आपके जो मूविंग आयरन वगैरह होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग आयरन होंगे, इनमें अभी आप क्या कहते हैं, d/dm का टर्म, d/dt का टर्म वहां पर आप देखेंगे। तो वहां पे ये है कि इनका जो है, जो डायनेमिकली जो करंट हमारा चेंज हो रहा है, उस चेंज को भी हमारा ये करंट, वो सॉरी, इस चेंज को भी हमारा इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर रहा है, उसको भी क्या कहते हैं, कैलकुलेशन में एक पार्ट बनाया जा रहा है। और ये होती क्या क्या है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी? ये होती है हमारी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, फिडेलिटी, लैग और डायनेमिक एरर। जिसमें आपको ये मैं बता दे रहा हूं, पर आपसे अब
एक अगर हम स्टैंडर्ड माने कि क्यूबी के क्वेश्चन ही जनरली आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो क्यूबी में आपको ये सब नहीं है, पर फिर भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसमें से मैं 3 चीजें बताऊंगा अभी, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, फिडेलिटी और लैग। फिर हम डायनेमिक एरर की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स और स्पीड ऑफ फिडेलिटी की, तो इसके लिए देखो, अच्छा बच्चों, अब चूंकि तुम्हारी मीटिंग जो है 3 मिनट में फिनिश हो जाएगी, तो मैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स के बाद मीटिंग एंड करूंगा। उसके बाद आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज मेरे 2 पीरियड हैं, तो अभी हम एक और क्लास कंटिन्यू करेंगे 45 मिनट 40 मिनट्स की। और क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा 10 से 15 मिनट बाद ज्वाइन करना, 10 से 15 मिनट बाद ज्वाइन करना, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, 4:40, 2:42 हुआ है ना, 3 बजे ज्वाइन कर लेना, 3 बजे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो वीडियो क्या कहते हैं आपका जो होता है उसको चेंज होने में, MP4 फॉर्मेट में आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर 3 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे। चलिए, अब देखिए, जब कभी भी हम सिस्टम में इनपुट क्वांटिटी की वैल्यू को अचानक से चेंज करते हैं, तो हमें तो ये स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स हमें ये बताता है कि जो हमारा सिस्टम है वो किस प्रकार से उस इनपुट का रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल जब मेजरमेंट वगैरह करोगे कभी, या फिर एक सबसे बढ़िया जो तुम लोग वेट वगैरह मेजर करते हो, वेट वगैरह जब मेजर करते हो, अगर हाथ को एकदम से रख के उठा लो, तो वो जो सिस्टम होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि उस पर किसी प्रकार का फोर्स पड़ा था। एक निश्चित समय के लिए आपको उसको दबाए रहना पड़ता है, तब वो आपकी जो मशीन होती है वो डिटेक्ट कर पाती है कि हाँ कोई इनपुट हमारे यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब यही है कि अगर अचानक से कोई इनपुट इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई किया जाए, तो वो जो सिस्टम है वो इस इनपुट के प्रति कितनी जल्दी रिस्पॉन्सिवनेस दिखाएगा। और ये जो होता है ये किसको इंडिकेट करता है, ये सिस्टम की एक्टिवनेस को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगर आइडियल कंडीशन की बात माने, तो आइडियल कंडीशन क्या है, किसी भी सिस्टम को इनपुट चेंज को जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और अगर हम आइडियल वैल्यू पूछे स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स की, तो क्या है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, स्पीड होनी चाहिए इनफाइनाइट मतलब कि जैसे ही इनपुट आया हमारा, वैसे ही हमारा आउटपुट हमें मिल जाना चाहिए। ये होता है आपका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स।